नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आपका विज्ञान गुरु ओम ढाल पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद कि आप मेरे चढ़ाए हुए वीडियो और शॉर्ट्स देखते हो, उनको पसंद करते हो और आगे शेयर करते हो। कृपया ऐसे बच्चों तक ये वीडियो का लिंक पहुंचाए जो कि खास प्रकार से राजकीय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यालयों में विज्ञान के अध्यापक नहीं होते, जिस वजह से बच्चे विज्ञान की नींव कमज़ोर हो जाती है और उनको उनके अच्छी प्रतिभा होने के बावजूद भी अच्छे अंक नहीं बन पाते। मेरा आपसे निवेदन है, इसमें सहयोग करें। आज 14 अगस्त है और आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं आज़ादी के दिवस की। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, शहीदों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, अगर आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कृपया पढ़ें। पूरी दुनिया में देखो बच्चों, अगर आप देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पढ़ो। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खूब ज्ञान अर्जित करो, अंधविश्वास से दूर रहो, जाति पाति के बंधनों में मत बंधो, बस खूब पढ़ो। पढ़ोगे दिमाग खुलेगा, पता लगेगा कि दुनिया में जो राज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के दम पे राज कर रहे हैं। और अब आप सीखना जो है वो शुरू कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है कि हमारा जो पाठ है वो है धातु और अधातु, और धातु और अधातु के हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी चल रही थी, मोटा मोटी अभिक्रिया हम कर भी चुके थे। अब जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारे पहले पढ़ी हुई है। अब जो पाठ का जो आज का टॉपिक करवा रहा हूँ वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही काम आएगा। आज हमारा टॉपिक है धातु और अम्ल की आपस में अभिक्रियाएं। ये सुना हुआ लग रहा होगा आपको, क्योंकि पिछला पाठ था अम्ल और क्षार, तो उसमें आया था अम्ल की धातुओं से अभिक्रियाएं। ये पाठ है धातु है धातु, तो इसमें आ रहा है धातु की अम्ल से अभिक्रियाएं। तो बच्चा चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, बात एक ही तो हुई। तो यहाँ पर अम्ल और धातु की अभिक्रिया देखते हैं। आओ, अम्ल और धातुओं की अभिक्रिया साफ दिख रहा है कि अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करके, देखिए ये है हमारा जिंक, यहाँ कॉपर है, यहाँ H2SO4 है, ये तेजाब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये HCl है। दोनों से अभिक्रिया होने पर दोनों एक गैस रिलीज कर रही है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है धातुएं और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं और साथ में लवण बन रहा है। यहाँ मैंने एक लेख लिखा हुआ है पॉप टेस्ट। ये पॉप टेस्ट वो था जो कि अगर हाइड्रोजन गैस के पास कोई जलती मोमबत्ती ले जाने पे छोटा धमाका होता है। ठीक है बच्चों, अब याद क्या रखना है, यहाँ आपको याद रखना है अपवाद। नाइट्रिक अम्ल HNO3 भी एक प्रबल अम्ल होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीजन त्याग देता है अभिक्रिया के दौरान, तो जब ये ऑक्सीजन त्यागेगा तो यहाँ बचेगा NO2, अगर 2 त्यागेगा तो बचेगा NO। लेकिन मूलतः बात है यहाँ की निकली हुई ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ करके जल बन जाती है। इसीलिए HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और उससे अभिक्रिया होने पर H2 गैस रिलीज नहीं होती है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये खूब पूछा जाता है। तो देखिए, कॉपर की अभिक्रिया करवा रहा हूँ मैं HNO3, वो भी तनु और सांद्र क्या होते हैं, एक बार इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, तनु का मतलब होता है अम्ल की मात्रा कम है, उसके अंदर पानी ज़्यादा है, और उसी की तुलना में जो रखा गया है उसमें अम्ल ज़्यादा है, पानी कम है। सांद्र और तनु एक प्रकार का तुलनात्मक कंसेप्ट है। आप एक अकेले को तनु या सांद्र नहीं कह सकते, आपके पास 2 विलेन होने चाहिए, तब उनकी तुलना करके आप कह सकते हो। जैसे मान लो कि एक अकेला बच्चा है और वो दौड़ा कि माँ मैं फर्स्ट आया, मैं दौड़ में फर्स्ट आया, तो माँ खुश होती है, गले लगाती, वाह बेटा बहुत अच्छा किया। कितने बच्चे दौड़े, माँ अकेला ही दौड़ा। तो जब अकेला दौड़ा तो क्या फर्स्ट क्या सेकंड। तो वही बात है, आप एक अकेले विलियन को तनु या सांद्र नहीं कह सकते, उसकी तुलना में कौन है। अगर उसकी तुलना में जो विलियन ज़्यादा अम्ल धारण किए है तो वो सांद्र है, उसकी तुलना में अगर विलियन कम अम्ल धारण किया है तो वो तनु है। तो अगर आप एक तनु HNO3 के साथ में कॉपर की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कॉपर नाइट्रेट, ये एक लवण है, साथ में NO गैस निकल। देखो, तनु के अंदर आपको निकालना है नाइट्रस ऑक्साइड, और अगर सांद्र है तो सेम अभिक्रिया चलेगी, यहाँ बन जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रंगहीन गैस होती है, ये थोड़ी सी ब्राउनिश भूरी पीली रंग की गैस होती है। तो जब कॉपर और HNO3 की अभिक्रिया होती है तो ये नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, तो दिखती नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से जुड़ करके ये वापस NO2 बन जाती है। तो ये अभिक्रिया एक प्रकार से परीक्षण अभिक्रिया भी है नाइट्रिक ऑक्साइड का।
चलिए आगे चलते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम ये कम ताप पर HNO से अभिक्रिया नहीं करती है। HNO3 से अभिक्रिया करवाने के लिए इनको गर्म करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, कुछ धातुएं जो है वो प्रबल है, वो जल्दी अभिक्रिया कर लेती है, तो वो ठंडे में भी अभिक्रिया कर लेगी। कुछ धातुएं दुर्बल है तो जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती है। कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो मैंने ऊपर अभिक्रिया कराई है तो मैंने यहाँ पर सांद्र को अंडरलाइन किया हुआ है। कॉपर जो है वो सांद्र HCl के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है, कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया आसानी से नहीं करता। इस प्रकार हमारे अम्ल और धातु की अभिक्रियाओं का टॉपिक आपकी किताब में इतना ही है, इतना याद करना काफ़ी रहेगा। अब अगला टॉपिक हमारा आता है एक्वारेजिया यानी अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहानी सुनाई थी मिस्टर इंडिया की। मैंने कहा था कि अमरीश पुरी साहब एक बटन दबाते हैं और फर्श में तालाब निकलता है और फिर वो एक बहुत बड़ी AK-47 गन को उसमें डुबोते हैं। जितनी गन डुबोते हैं उस तालाब के पानी में उतनी गन गल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वो तो मूवी थी, किसी प्रकार का कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, कोई अमल काम में नहीं ली गया। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई प्रबलतम अम्ल की बात करनी हो तो एक्वारेजिया उसके लिए काम आएगा। एक्वारेजिया मूलतः एक अकेला नहीं है, उसमें दो अम्लों का घोल है। एक HCl है, दूसरा HNO3 है। HCl और HNO3 इन दोनों को 3:1 में मिलाने पर अम्लराज बनता है। ज़्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं कि 3:1 उल्टा कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं HNO3 3 है, HCl 1 है। यहाँ गलत हो जाएगा। आपको HCl के 3 भाग रखने हैं, HNO3 का 1 रखना है। मैं क्या कहता हूँ बच्चों को, मैं कहता 3 यहाँ पहले से आ गया है तो इसलिए इस बार 3 इसको दे दो, ये राजी हो जाएगा। तो 3:1 का मिक्सचर है और ये इतना प्रबल होता है कि ये सोने चांदी तक को भी आपस में घोल देता है, मिक्स कर देता है, गला देता है। कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था कि किसी बच्चे के मोहल्ले में एक व्यक्ति आया कि सोने के आभूषण चमका लो, और सलमा की मम्मी ने उसको दिए कि आभूषण चमका दो। उस व्यक्ति ने सलमा की मम्मी का आभूषण उस लिक्विड में डिप करके बाहर निकाला और वो चमक गया। सब बड़े खुश हो गए। तो प्यारे बच्चों, आपके सुझाव से ये क्या है? तो एक्वारेजिया ही होना चाहिए। और अब क्या है? एक्वारेजिया क्या करता है, आप जैसे ही उस सोने को उसमें डिप करके 2 सेकंड रखोगे, उसकी ऊपर की परत घोल लेगा वो, और ऊपर ही तो कचरा था, ऊपर ही अशुद्धियाँ थी, तो इस प्रकार वो गहना जो है वो चमक गया है। पर ध्यान दें, उस घूमने वाले आदमी ने आपको क्या कहते हैं, चूना लगा दिया है, क्योंकि उस सोने को वो 50 ग्राम में घूमेगा तो उसके अगर 1-1 ग्राम भी आएगा तो 50 ग्राम सोना हो जाएगा। हमें ये लगेगा कि सोना चमक रहा है, मूलतः सोना घट रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा सक्रियता श्रेणी। ये टॉपिक भी मैंने कहा आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर काम आएगा। पार्ट 1 का वीडियो नंबर 4 है विस्थापन अभिक्रिया, उसको आप देख लेना, पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। 10 मिनट का वीडियो है। यदि 2 धातुओं की आपस में अभिक्रियाएं होती है तो प्रबल धातु दूसरी दुर्बल धातु को उसकी जगह से हटा देती है। तो 2 धातुओं की अगर अभिक्रिया हो तो देखो, जैसे ये रही जिंक और कॉपर सल्फेट में, जिंक धातु है, कॉपर धातु है। जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा के बन जाती है ZnSO4 और कॉपर अलग निकल जाती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये कई बार आ चुकी है हमारे। विस्थापन का मतलब होता है एक प्रबल दूसरे दुर्बल को उसकी जगह से हटा दे। तो ये प्रबल है, ये दुर्बल को हटा रही है। इसी प्रकार जिंक FeSO4 को उसकी जगह से हटा के Fe को हटा करके ZnSO4 बन रही है, Fe अलग हो गया। इसी प्रकार से जिंक Mg को हटा करके बन रहा है ZnSO4 और Mg। इन तीनों में से एक अभिक्रिया गलत है, 2 सही है। तो आप थोड़ा वीडियो रोकें, चेक करें, फिर देखें कौन सी सही है कौन सी गलत है, जिन्होंने पूर्व ज्ञान से पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ तो आपने देख लिया होगा। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। इस सारणी के अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, सीसा, तांबा, पारा, चांदी, सोना, इस सारणी के अंदर जो जिससे ऊपर है वो प्रबल है और जो नीचे रह गया वो दुर्बल है। दुर्बल धातु प्रबल को कभी नहीं हटा सकती। इसका मतलब है जिंक और Mg की तुलना कर लो, Mg ऊपर है, जिंक नीचे है। जिंक Mg को कभी नहीं हटा सकता, जबकि हमने यहाँ अभिक्रिया करवा दी है। तो बिल्कुल ये अभिक्रिया गलत है। इससे ऊपर वाली दोनों अभिक्रियाएं ठीक लग रही है। क्या जिंक कॉपर को हटा सकती है? आराम से। जिंक Fe को हटा सकती है? आराम से। तो
क्योंकि ये पहले से पढ़ाए हुए टॉपिक हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड तेज़ रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया। पुनः आप सभी को धन्यवाद, आज़ादी की शुभकामनाएं, धन्यवाद।